हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि नवोदय महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमांक 64 तक हमने पिछले वीडियो क्रमांक 17 में आप लोगों के लिए वीडियो लाया था और बहुत लंबे समय के बाद हम फिर से वीडियो क्रमांक 18वां लेकर आए हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 65 को हम यहाँ पर हल कराएंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हमें बता दें कि कौन कौन से प्रश्न हैं। 65वां प्रश्न ये है, 67 में ये प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा, 67 नंबर में यह प्रश्न आएंगे और 68 नंबर पे ये। तो ये 4 प्रश्नों का यहाँ पर हल आप लोगों के सामने हम रखेंगे। तो 65 से हम शुरू करते हैं। 65 प्रश्न में क्या बातें हैं, इसको हम हल करने से पहले आपको एक खुशखबरी भी देना चाहते हैं कि हमने अब अपना वेबसाइट तैयार कर लिया है। हमारी वेबसाइट का नाम नीचे आपको दिखाई दे रहा है, www.navodaystudy.com पर जाके आप नवोदय संबंधी बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं और इसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप सीधे हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। हमारे प्रश्न क्रमांक 65 में क्या बोला गया है उसको जरा गौर से देखें। तो हमारे प्रश्न क्रमांक 65 कह रहा है कि देव ने रुपए 1200 की साइकिल रुपए 1350 में बेच दी, लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, ऐसे जब प्रश्न आता है तो बच्चे को क्या करना होता है, 2 बार एक्टिविटी करना होता है। 2 बार एक्टिविटी क्या करना होगा, इसको हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। पहले तो यह है कि साइकिल का क्रय मूल्य हमारे पास दिखाया गया है 1200 रुपया, लेकिन बेचे गए मूल्य का पहले उपयोग हमको करना होगा। तो बेचे गए मूल्य हमारे पास क्या है, 1350 रुपया में उन्होंने बेचा और खरीदे कितने में था, 1200 रुपये में। 1200 रुपये में इन्होंने खरीदा। देखिए, ध्यान दीजिए, 1200 रुपये उसका क्या है, क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य उनको चुकाना पड़ा था। तो इसमें जो अधिक राशि मिला है वही क्या है, उसका लाभ है। तो हम इसको जब घटा देंगे तो हमारे पास जो राशि आएगी वो उसका लाभ है। तो लाभ कितना होगा, 1350 में 1200 घटा दिए तो हमको लाभ होता है क्या, 150 रुपये का। इसी 150 रुपया लाभ है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा ये पूछा गया है। लाभ क्या होगा नहीं पूछा गया है। तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए हम इसे ये 1200 से भाग दे देंगे। तो 1200 से भाग दे के 100 से गुणा करेंगे, मतलब वही होता है। तो हम 100 से भाग दे के गुणा करना नहीं है, सीधे सीधे इस 12 से भाग दे दो। जल्दी बनाना है तो हम इसे 12 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 12 से जैसे भाग देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। जिस संख्या पर ऐसे डबल जीरो हो तो 2 जीरो हटा के भाग दे दो, प्रतिशत निकल जाता है। तो इसी प्रकार 12 एकम 12 बचा क्या, यहाँ पे 3 हो गए 30, 12 दूने 24। अब बच गया क्या, 6 और हमने दशमलव लगा दिए। तो 6 को हमने 60 बना दिया, दशमलव लगाया तो 12 पंचे 60 और आगे लगा देना है हमको क्या, प्रतिशत का निशान, 12.5%। ये कौन सा उत्तर है, ए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं हम इस सीरीज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है इसको भी देखें। अगला प्रश्न हम पहुंच गए। तब तक आप यदि हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करते रहें। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। क्या पूछा गया है, उसको कैसे हल करें, ये सारी बातें हमारे सामने हैं। 13 के चौथे और 7वें गुणजों का योग। गुणज क्या है, उसको गुणा करने से जो प्राप्त होता है वही उसका गुणज है। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से बना सकते हैं। ये दोनों तरीके को हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। 2 तरीके क्या क्या है, 13 के 7वें और चौथे गुणज। देखिए, 13 के चौथे और 13 के ही 7वें गुणज। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या लिखें, 13 गुणित 4 बराबर जो आएगा उसको, और 13 गुणित 7 बराबर जो आएगा उसको। तो दोनों को हम गुणा करेंगे तो क्या क्या हमें प्राप्त होता है, इसको 13 चौक 52, यहाँ 52 प्राप्त होगा और 13 सत्ते 91। ये प्राप्त होने के बाद इसको जोड़ेंगे तब प्राप्त होगा, और इसको हम जोड़ देते हैं तो हमको एक उत्तर प्राप्त होता है 3 और ये 14, यानी कि 143। लेकिन यदि आप अच्छे जानकार हैं कि 13 का गुणा 4 के साथ भी है और 13 का गुणा 7 के साथ ही भी है, तो एक आसान तरीके से हम इसे और बना सकते हैं। क्या करेंगे, 13 गुणित 11। देखिए, ये 4 और ये 7 का योग क्या होता है, 11। तो जबकि दोनों का
गुणा इसी के साथ है, दोनों में गुणा है, तो हम इसको गुणा करते समय भी आसानी कर देंगे। गुणा क्या होता है, यदि 11 से गुणा हो तो 13 और 13 ऐसे लिख करके इसे सीधा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3 का 3 और 3 1 4 और 1। तो इस प्रकार ये केवल ये प्रश्न इसलिए बनाया गया है कि आप में कितनी तत्परता है, आप कैसे इसे जल्दी बना सकते हैं, ये मुख्य बिंदु है। प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल इसमें आपकी तत्परता को जांचना है। तत्परता यही है कि 13 गुणित 11 करें और 13 का पहाड़ा और 11 का पहाड़ा यदि गुणा करना है तो इसका आसान तरीका यह है कि 13 को 2 बार लिख दो, अगल बगल करके और जोड़ दो। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए, तो वीडियो को आप जो है हमारी जो है अधिक से अधिक लाइक करें, लोगों को शेयर भी करें। तब तक हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है उसको जाने और देखें कि ये प्रश्न हमारे पास आता है। ये सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ गलतियां होती है, इसलिए हमने ऐसे प्रश्न को यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर क्या गलतियां हो जाती है और कैसे बनाना है इसको देखिए, ये दोनों बातें एक साथ बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये कोष्टक के अंदर में इसको हम गुणा करके यानी कि 20 गुणित 12 करके हम आसानी से ला सकते हैं कि 12 दूने 24, ये तो 24 हमें प्राप्त हो जाता है। कोष्टक बंद, इधर धन, ये धन का धन, ये धन आ गया हमारे सामने। अब इसको भी गुणा करेंगे तो ये 12 दूने 24 यानी 240 हुआ है। इसी प्रकार 24 दहम 240, यहाँ पर भी हमें ऋण 240 प्राप्त होगा। दोनों तरफ हमें 240 ही प्राप्त होता है और बीच में धन का निशान है, लेकिन इस संख्या के आगे हमारे पास क्या है, ऋण का चिन्ह है। ऐसे स्थिति में गलती होने की संभावनाएं होती है। और यहाँ पर देखिए, सारे कंफ्यूजन दिलाने वाली ऑप्शन भी दिया गया है कि हम इसको रखें उसको रखें कि क्या रखें, तो ये कंफ्यूजन होता है। इसलिए हम आपको पहले ही यहाँ पर बता दें कि यदि किसी दो संख्याओं को जोड़ने के लिए एक संख्या ऋणात्मक हो, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, उसके चिन्ह ऋणात्मक में आ जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर दोनों संख्या धनात्मक होते, ये यहाँ पर ऋण होता और यहाँ 240 होता, तो बाहर का जो ऋण है अंदर इस संख्या के साथ लग जाता। लेकिन अंदर की ऋणात्मक है, बाहर धनात्मक है, तो ये नहीं कि बाहर की धन अंदर लगा दें, यानी कि दोनों को जोड़ दें, तो ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा क्या कहना है कि हमारे पास 240 रुपया है और 240 रुपया कर्जा है, ऋण मतलब कर्ज, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होता है, 0। 240 रुपया हमारे पास धन के रूप में है और 240 रुपया हमारे पास ऋण यानी कि कर्जा है, और दोनों को हम एक साथ कर देंगे तो ना तो हमारे पास धन बचेगा ना तो कर्जा बचेगा, अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार के अनुमान आप लगा भी सकते हैं, अर्थात ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं यदि जुड़ जाती है तो क्या होता है, आपस में घट जाते हैं। तो इसका उत्तर अब क्या आपके सामने आया, डी। अब आते हैं हमारे पास इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, और इस वीडियो के अंतिम प्रश्न में हमारे पास कौन सा प्रश्न है इस पर चलें और पहुंचे उस प्रश्न पर। ये प्रश्न हमारे पास अब आ चुका है, ये रहा। इसको हम बनाएं कैसे और आसानी से कैसे बने। एक तो यह है कि 5 लेवल के बच्चों को इतना लंबा प्रश्न पढ़ने के बाद शुरू वाले बातें जो है भूल जाते हैं और आखिरी बातें कुछ यादें रहते हैं। तो इसको जैसे जैसे हमको आगे बढ़ना है वैसी वैसी कुछ कुछ लिखते हुए जाकर हम यदि ऐसे प्रश्नों को हल करें तो ज़्यादा लाभ होता है। तो हम चलिए यहाँ पर इसी तरीके से बनाने का प्रयास करें। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है। देखिए, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है और उसकी गति जो है 35 मीटर, हमने गति और लंबाई नहीं लिख रहे हैं, 35 किलोमीटर घंटा से चल रही है। और दूसरी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर घंटे की विपरीत दिशा से आमने सामने से दोनों चल रहे हैं और दोनों की लंबाई और गति यहाँ पर है, एक का 200 है दूसरे का, और इसकी गति क्या है 25 किलोमीटर घंटा है। अब इसको एक विपरीत दिशा से आ रही है, रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में क्या समय लगेगा। ये प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, भले ये पढ़ने पे और सोचने पे हमें कठिन लगता है, लेकिन ये सबसे सरल प्रश्न है। वो उस तरह से प्रश्न सरल है, एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, वही प्रश्न है, बस इसे तोड़ करके बना दिया गया है। अब हम इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा
समय लग सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्न आप आसानी से उसके बाद बना लेंगे। यदि आमने सामने से दो गाड़ी आ रही हैं, दोनों की लंबाई दिया है, दोनों की गति दिया है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई को आप जोड़ दें। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 मीटर। अब ये 500 मीटर की रेलगाड़ी हो गई और दोनों की गति को हम जोड़ दें तो 60 किलोमीटर घंटे हो गए। क्या हो गए? 60 किलोमीटर घंटे हो गए। अर्थात अब 500 मीटर की एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है, तो ये खंभे को कितने समय से पार करेगी? ये ध्यान रखना। आप यहाँ पर पार करने के लिए केवल क्या है, उसके पास एक खंभा है। एक खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगी? क्यों खंभा आ गया? अब हमने एक दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई को पहले रेलगाड़ी में जोड़ दिया और उसकी गति को भी हमने पहले रेलगाड़ी में जोड़ दिया, तो दोनों खत्म हो गए। उसका पहले रेलगाड़ी में हम उसकी, ये पहले रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई को जोड़ दिया और इसकी गति को भी दोनों को जोड़ दिया। तो पहली रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है और उसकी गति जो है 60 किलोमीटर घंटा है, तो इस खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो 60 किलोमीटर घंटा है तो वह जो है 1 मिनट में क्या चलेगी? 1 किलोमीटर चलती है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है। ये अनुमान, इसको गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसको चलना क्या है? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर मतलब 500 मीटर। 500 मीटर चलने में उसे आधा मिनट का समय लगेगा। 1 किलोमीटर 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है, तो आधा किलोमीटर चलने के लिए आधा मिनट। आधा मिनट बराबर, यहाँ पर उत्तर आपके सामने है 30 सेकेंड। तो ऐसे प्रश्न को आप बिल्कुल जोड़ घटा गुणा भाग करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे ही प्रश्न रहे तो दोनों की लंबाई, दोनों की गति जोड़ दीजिए और याद रखिए किसी एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको उसका उत्तर निकालना है। तो आपको हमारी सारी ये प्रश्न जो पढ़ाया गया वो समझ में आ गई होगी, यह हमारी आशा है। अब हम लेके आएंगे अगले वीडियो पर और अच्छे प्रश्न, और आप क्लास जो है कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास परीक्षा के आते तक दे पाएँ और अधिक से अधिक आप लोगों तक पहुंचा पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।